सोचिए, एक इंसान का स्वास्थ्य और पूरे देश का भविष्य, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आज हम इसी कनेक्शन की बात करेंगे जनन स्वास्थ्य के जरिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एक व्यक्ति की सेहत से नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की तरक्की से जुड़ा है। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ, जो हमें इतिहास में वापस ले जाता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी कि भारत को दुनिया का सबसे पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम लॉन्च करना पड़ा। चलिए पता लगाते हैं। और देखिए, ये टाइमलाइन जो है ना, ये उस चुनौती के साइज को, उसके स्केल को एकदम साफ साफ दिखाती है। जरा सोचिए, साल था 1951। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तब हमारी आबादी थी करीब 36 करोड़, और आज हम 140 करोड़ के पार हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। मतलब सिर्फ 70-72 सालों में इतना बड़ा बदलाव, ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है। तो ये जो बढ़त है, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती थी और है भी। तो चलिए समझते हैं कि ये हमारे देश के लिए इतनी बड़ी चुनौती बनी कैसे। अब देखिए, इस तेजी से बढ़ती आबादी के पीछे ना कई वजह थी, जिन्होंने मिलकर इसे एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रूप दे दिया। एक तरफ तो अच्छी चीजें हुई, जैसे हेल्थ केयर बेहतर हुआ तो मृत्यु दर घट गई, खेती में सुधार हुआ तो खाने पीने की कमी नहीं रही। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। दूसरी तरफ बाल विवाह, शिक्षा की भारी कमी और कह सकते हैं परिवार नियोजन को लेकर लोगों में जो जानकारी की कमी थी, इन सब चीजों ने मिलकर हालात को और भी मुश्किल बना दिया। तो अब सवाल ये था कि इस इतनी बड़ी चुनौती से निपटा कैसे जाए। यहीं पर फोकस सिर्फ जनसंख्या कंट्रोल से हटकर एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा गहरी सोच पर गया, और वो सोच थी जनन स्वास्थ्य। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो असल में ये जनन स्वास्थ्य है क्या? चलिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की परिभाषा देखते हैं। वो कहते हैं कि जनन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई बीमारी या कमजोरी ना हो। नहीं, इसका मतलब है प्रजनन से जुड़े हर मामले में पूरी तरह से स्वस्थ होना, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली भी। मतलब एक 360 डिग्री वेल बीइंग। और यही हैं वो 4 स्तंभ, वो 4 पिलर्स जिनकी बात हो रही थी। शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक। ये हमें साफ साफ बताते हैं कि ये मामला कितना बड़ा और गहरा है। ये हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से को, हर एक पहलू को छूता है। अब अगर हमें सही फैसले लेने हैं, सही चॉइस बनानी है, तो जाहिर है कि पहले हमें इसके पीछे की साइंस को समझना होगा, है ना? तो चलिए अब थोड़ा सा बायोलॉजी में गोता लगाते हैं और प्रजनन के विज्ञान को समझते हैं। तो इसके एकदम बेसिक लेवल पर 2 अलग अलग सिस्टम्स हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं। पुरुष प्रजनन प्रणाली का काम है शुक्राणु यानी स्पर्म बनाना और उसे डिलीवर करना। वहीं महिला प्रजनन प्रणाली अंडाणु यानी ओवम बनाती है, फर्टिलाइजेशन के लिए जगह देती है और फिर भ्रूण को पालती पोसती है। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और जब ये दोनों सिस्टम्स काम करते हैं तो शुरू होती है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। सुनने में ये भले ही कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसे हम कुछ आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले स्पर्म और ओवम मिलते हैं, फिर एक स्पर्म ओवम के अंदर चला जाता है और बस इसी पल एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। एक जाइगोट बनता है। और मजे की बात यह है कि बच्चे का लिंग क्या होगा, XX या XY, ये भी ठीक इसी मोमेंट पर तय हो जाता है। तो ये जो पूरी साइंस है, ये जो ज्ञान है, यही हमें ताकत देता है सही फैसले लेने की, इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाने की। और इन फैसलों में हमारी मदद करने के लिए आज हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी मौजूद हैं। बात करें ऑप्शंस की, तो गर्भनिरोध के कई तरीके हैं और सब अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे कुछ नेचुरल तरीके होते हैं जिसमें ओव्यूलेशन साइकिल को ट्रैक किया जाता है। फिर आते हैं बैरियर मेथड्स, जैसे कॉन्डोम, जो स्पर्म को फिजिकली आगे जाने से ही रोक देते हैं। इसके अलावा आईयूडीज हैं, जिसे कॉपर टी, जो इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। और आखिर में आते हैं परमानेंट तरीके, जिसमें सर्जरी के जरिए रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया जाता है। और जब हम परमानेंट तरीकों की बात करते हैं तो इसमें 2 मुख्य सर्जिकल ऑप्शन हैं, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। पुरुषों में इसे पुरुष नसबंदी या वेसेक्टमी कहते हैं। इसमें स्पर्म ले जाने वाली नली को ब्लॉक कर दिया जाता है। वहीं महिलाओं में इसे महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है ताकि अंडाणु गर्भाशय तक ना पहुंच पाए।
लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, जनन स्वास्थ्य सिर्फ प्रेगनेंसी रोकने के लिए नहीं है, ये प्रेगनेंसी में मदद करने के लिए भी है। और यहीं पर साइंस हमारी मदद करती है ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के जरिए। ये वो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे लोगों की मदद करते हैं। इसमें होता यह है कि एग्स और स्पर्म दोनों को शरीर के बाहर हैंडल किया जाता है। इसमें कई तरह की टेक्निक्स आती हैं, जैसे IVF, जिसके बारे में हम सबने सुना ही है। इसके अलावा ज़िफ्ट और गिफ्ट भी हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज उन कपल्स के लिए एक उम्मीद की किरण है जिन्हें नेचुरली कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। सच कहूं तो ये मेडिकल साइंस का एक कमाल ही है। तो चलिए अब साइंस और टेक्नोलॉजी से वापस जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। समझते हैं कि ये जो व्यक्तिगत फैसले हैं, ये हमारे पूरे समाज पर कैसे असर डालते हैं। देखिए, हमारे एक सोर्स में एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी है। ये हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितनी भी मेडिकल या साइंटिफिक बातें कर लें, इसके सेंटर में हमेशा इंसान का अनुभव, उसकी खुशी और उसकी जिंदगी ही होती है। आखिर में हमारी सेहत ही तो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक हेल्दी समाज की नींव कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है सही जानकारी से। जब लोग अपने शरीर को समझेंगे, अपने पास मौजूद ऑप्शंस को जानेंगे और सोच समझकर फैसले लेंगे, तभी तो पूरा समाज मिलकर आगे बढ़ेगा। और यहीं पे मैं एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। आगे का रास्ता क्या है? शिक्षा और जागरूकता, ये दो चीजें मिलकर हमारे आने वाले कल की सेहत को, हमारे भविष्य को कैसे आकार देंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूरी है। इस चर्चा में आज इतना ही। शुक्रिया।